नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। आरयूएचएस एमएससी एंट्रेंस एग्जाम और पोस्ट बेसिक बीएससी एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में, जिसका एग्जाम आज ही हेल्ड होने वाला है। तो आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो की अप्रोच जो है वो मैक्सिमम पीपल तक पहुंचा दीजिए, ताकि कुछ हद तक उनको एग्जाम में इस वीडियो से अगर बेनिफिट पहुंचे तो डेफिनेटली उनकी चेहरे की मुस्कान जो है वो हमारी जिंदगी बना देगी। तो फटाफट से शेयर कर दीजिए, मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट कर दीजिए। एक शानदार एमसीक्यू सेशन की शुरुआत करने हम जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू के साथ में। उसी कड़ी के अंदर सबसे पहला एमसीक्यू आप लोगों के सामने ये रहा। प्री ऑपरेटिव ओटी फॉर अपेंडेक्टमी नॉट इंक्लूड। ना, प्री ऑपरेटिव हर ट्रीटमेंट दिया जाता है किसी भी सर्जरी से पहले। इस क्वेश्चन ने पूछा है कि अगर एक मरीज की अपेंडेक्टमी आप कर रहे हैं ना, अपेंडिक्स को रिमूव करने की सर्जरी को अपेंडेक्टमी कहते हैं, तो प्री ऑपरेटिव जो भी ऑर्डर्स रहेंगे उसमें क्या चीज इंक्लूड्स नहीं होगी? एनिमा स्टेट, कंसेंट, रिमूवल, ज्वेलरीज, स्किन प्रिपरेशन। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। प्री ऑपरेटिव नोट्स के अंदर अपेंडेक्टोमी वाले मरीज में क्या इंक्लूड नहीं करेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब देने की यहाँ पे कोशिश की है। देखिएगा, अपेंडेक्टोमी की सर्जरी से पहले मरीज की स्किन का प्रिपरेशन करते हैं अपेंडिक्स वाली साइड से विद द हेल्प ऑफ बिटाडीन एंड जो है आपका स्पिरिट, तो उसकी मदद से हम करते हैं। दूसरा है रिमूवल ऑफ ज्वेलरीज, ये भी किया जाता है, ज्वेलरी को रिमूव करे पेशेंट का, स्किन प्रिपेयर कर दो, ज्वेलरी को रिमूव कर दो, कंसेंट तो लेना ही होता है। तो बी, सी और डी तीनों चीज तो करते हैं, पर एनिमा नहीं लगाते हैं। अपेंडेक्टमी वाले मरीज को जिसके अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है, अपेंडिसाइटिस है, और अपेंडेक्टमी अपन प्लान कर रहे हैं, तो उस मरीज को एनिमा नहीं लगाना होता है। एनिमा लगाने से उसकी अपेंडिक्स जो है वो रप्चर होने की संभावना होती है, इंटेस्टाइनल और जो उसकी कोलन है उसके अंदर परफोरेशन होने की संभावना रहती है। तो टू प्रिवेंट रप्चरिंग और परफोरेशन वी हैव टू अवॉइड एनिमा, द पेशेंट सफर फ्रॉम अपेंडिसाइटिस। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। द मोस्ट कॉमन अर्ली सिम्टम ऑफ लेरिंजियल कैंसर इज। लेरिंजियल कैंसर का मोस्ट कॉमन अर्ली सिम्टम कौन सा होता है? क्वेश्चन ने पूछा लेरिंजियल कैंसर का मोस्ट कॉमन अर्ली सिम्टम क्या है। कल के वीडियो लेक्चर में भी शायद हमने ये पढ़ा था, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट भी होता है। और इसका सबसे अर्ली सिम्टम हमने पढ़ा था बी, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, है ना। लेरिंजियल कैंसर का सबसे इनिशियल और सबसे अर्ली साइन होता है हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर्ड इन रीनल कैप्सूल पर मिनट इज नोन एज। रीनल कैप्सूल जो होता है उसमें हर मिनट जो ब्लड फिल्टर होता है, दो ऑर्गन, एक ऑर्गन होता है किडनी और दूसरा ऑर्गन होता है हार्ट, या सॉरी लंग्स। लंग्स जो है वो ब्लड को प्यूरिफाई करता है और किडनी, रीनल कैप्सूल या नेफ्रॉन जो है वो ब्लड को फिल्टर करते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ फिल्टर ब्लड पूछा है रीनल कैप्सूल के अंदर हर मिनट, उसको किस नाम से जानते हैं? यूरिन पर मिनट, टाइडल वॉल्यूम, ब्लड फ्लो पर मिनट, जीएफआर। व्हाट इज द नेम्ड अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर्ड इन रीनल कैप्सूल पर मिनट? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब देने की यहाँ पे कोशिश किया, बहुत ही बढ़िया। अमाउंट ऑफ ब्लड जो रीनल कैप्सूल के अंदर फिल्टर होता है उसको अपन जीएफआर के नाम से जानते हैं। जीएफआर इज द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलस या बोवन कैप्सूल जो होता है वहां पे ब्लड के फिल्टर होने की जो दर है वो जीएफआर कहलाती है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और सी जो है वो पर मिनट के फिल्टर्ड ब्लड के लिए वर्ड यूज नहीं करते हैं, तो वो खोटे जवाब है। करेक्ट आंसर रहेगा जीएफआर, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, जो कि नॉर्मल होती है 120 टू 135 ml पर मिनट पर डे, है ना। ये नॉर्मल जीएफआर है, 120 टू 135 ml पर मिनट, नॉट पर डे, पर मिनट। ये नॉर्मल जीएफआर होती है, 120 टू 135 ml पर मिनट, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट।
नॉर्मल कितना होता है ये पूछा जाता है, GFR। The sensation of pain that is described most commonly by the patient with angina। सवाल ने पूछा जो एंजाइना का पेशेंट होता है, एंजाइना को हम चेस्ट पेन के नाम से जानते हैं, चेस्ट पेन एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का साइन है एंजाइना, एसीएस बोलते हैं, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, जिसका एक साइन है एंजाइना। जिस मरीज को चेस्ट पेन होता है, हार्ट पेन या चेस्ट पेन, एंजाइना अगर किसी मरीज को हुआ तो उसका जो पेन का डेस्क्रिप्शन है ना, उसका जो पेन का सेंसेशन होता है वो उसको हम किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, वो पेन कैसा है, नाइफ लाई है, हैवीनेस वाला पेन होता है, शार्प पेन होता है या टीयरिंग पेन होता है। फटाफट से अपने जवाब लिखिएगा। नाइफ लाइक, चाकू, जैसे किसी ने चाकू चुबा दिया हो उस तरीके का। हैवीनेस, भारीपन लगता है चेस्ट में। शार्प पेन है ना, एकदम तेज चटके के साथ में दर्द हो। या टीयरिंग वाला पेन, टीयरिंग मतलब कोई चीज टीयर कर रहे हो उस समय होने वाला पेन जैसा हो। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने ठीक पहचानने की कोशिश की है कि जो भी मरीज जिसको एंजाइना का पेशेंट होता है, एंजाइना जिसको होता है उसमें पेन का सेंसेशन हमेशा हैवीनेस के साथ होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी बनेगा, इट्स हैवीनेस। पेन का सेंसेशन एंजाइना वाले मरीज में हैवीनेस के साथ होता है। नाइफ लाइक, सांप या टीयरिंग वाला पेन एंजाइना के पेशेंट को नहीं होता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। द फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग फॉर ट्रीटिंग MI, किसी MI मरीज को, MI को ट्रीट कर रहे हो आप, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन ट्रीट कर रहे हो, फर्स्ट ड्रग कौन सा रहेगा MI के मरीज के ट्रीटमेंट के अंदर? फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोकाइनेज, नाइट्रोग्लिसरीन, हिपेरिन। फटाफट से जवाब लिखिएगा, आई एम जस्ट वेटिंग योर आंसर्स। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में इसका कोई रोल नहीं है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन क्या है? हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली जो कोरोनरी आर्टरी है उसके ब्रांच के अंदर कहीं ना कहीं रुकावट होना मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहलाता है। तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन में स्ट्रेप्टोमाइसिन का कोई रोल नहीं है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर हिपेरिन, नाइट्रोग्लिसरीन और स्ट्रेप्टोकाइनेज ये तीन काम में ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, जब मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है तो तीन दवाई है। वैसे तो MI की ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो एंटीप्लेटलेट एजेंट होती है, एस्पिरिन। अगर इसकी ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जाए तो एस्पिरिन है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे दो, एस्पिरिन जो है वो तो एंटीप्लेटलेट एजेंट है। कैसा है? एंटीप्लेटलेट एजेंट, प्लेटलेट्स एजेंट है एस्पिरिन। तो एस्पिरिन तो एंटीप्लेटलेट एजेंट है। इसके अलावा MI के मरीज के अंदर थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट, TPS, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स कहते हैं इसको, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है, स्ट्रेप्टोकाइनेज काम में लेते हैं। इसके अलावा MI के मरीज के अंदर एंटीकोएगुलेंट काम में लेते हैं, हिपेरिन, एंटीकोएगुलेंट्स वहां पे काम में लेते हैं, हिपेरिन, वारफरिन, ये काम में लिए जाते हैं MI के मरीज में। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स काम में लिए जाते हैं, एंटीकोएगुलेंट्स काम में लिए जाते हैं MI के पेशेंट के अंदर। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज, हिपेरिन उस तरह की दवाइयां हैं। नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो भी दिया जाता है वेजोडाइलेटर के रूप में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा हमेशा, याद रखिएगा, एस्पिरिन तो ड्रग ऑफ चॉइस थी, लेकिन वो जो क्लॉट थ्रोम्बस बनता है कोरोनरी आर्टरी में उसको लाइसिस करके उसको रिमूव करने के लिए थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट काम में लेने होते हैं। और टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर TPS जो है वो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है। तो सबसे पहली ड्रग अब इन ऑप्शन के अंदर क्या चूज करेंगे? स्ट्रेप्टोकाइनेज। Which of the following drug is used to prevent blood clotting during hemodialysis procedure? हीमोडायलिसिस किसी मरीज में प्रोसीजर को कैरिड आउट कर रहे हैं, हीमोडायलिसिस के समय ब्लड क्लॉट नहीं हो, इसके लिए कौन सी दवाई वहां पे काम में ली जाती है ना? किसी मरीज में हीमोडायलिसिस प्रोसीजर कर रहे हैं और आप प्रिवेंट करना चाहते हो ब्लड क्लॉटिंग को ड्यूरिंग प्रोसीजर, तो कौन सी ड्रग आप यूज में लेंगे ताकि ब्लड क्लॉटिंग जो है वो प्रिवेंट हो सके हीमोडायलिसिस प्रोसीजर के दौरान? एस्प्रिन, हिपेरिन, प्रोटामिन सल्फेट, कोमोडिन। ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करना है, हीमोडायलिसिस प्रोसीजर किया जा रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हीमोडायलिसिस के दौरान दवाई काम में लेते हैं हिपेरिन, हीमोडायलिसिस के दौरान दवाई काम में लेते हैं हिपेरिन। हिपेरिन एक एंटीकोएगुलेंट है और ये ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करेगा।
कोमोडिन जो है वो वार्फरिन होता है, इसको ओरली दिया जाता है, तो यहाँ पे इसका रोल नहीं है। वार्फरिन का दूसरा नाम है कोमोडिन, वो भी एंटी कोएगुलेंट्स इफेक्ट देता है वार्फरिन। हिपेरिन का एंटीडोट है प्रोटामिन सल्फेट, तो ये तो नहीं देना आपको, तो खुद हिपेरिन देना है वहां पे अभी, है ना। और एस्पिरिन जो है वो एंटीप्लेटलेट एजेंट है, जो कि हीमोडायलिसिस के अंदर इसका कोई यूज नहीं होता। तो हीमोडायलिसिस के दौरान ब्लड के क्लॉट को प्रिवेंशन करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, हिपेरिन देना पड़ेगा। डाइल्यूट करके हिपेरिन जो है वहां पे काम में लिया जाता है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। एस्पिरिन, प्रोटामिन सल्फेट और कोमोडिन, ऑल थ्री आर रॉन्ग वन। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट देखिएगा, डोपामिन इज प्रीफर्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ शॉक बिकॉज इट, शॉक के मैनेजमेंट के अंदर डोपामिन दवाई जो है वो काम में ली जाती है। तो शॉक के मैनेजमेंट के अंदर डोपामिन क्यों काम में ली जाती है, ऐसा क्या डोपामिन का एक्शन है। फर्स्ट है इट डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, तो डोपामिन दवाई कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करती है, इसलिए तो धरते ही खोटा हो गया। हैज प्रोलॉन्ग एक्शन, तो डोपामिन दवाई जो है उसका एक्शन शॉर्ट टर्म होता है, प्रोलॉन्ग नहीं होता है। हाँ, पहला यहाँ पे बोला कि डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, डोपामिन जो है दवाई देने से कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाए, तो गलत है। जो कार्डिक आउटपुट है वो डोपामिन देने से इंक्रीज होता है। दूसरा है लंबे समय के बाद में दवाई एक्ट करती है, एक्शन इसका लॉन्ग होता है, तो इसका एक्शन लॉन्ग नहीं होता, शॉर्ट एक्शन होता है। तीसरा है पेरिफेरल वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट, तो डोपामिन दवाई जो है पेरिफेरल वेजो डायलेटरी इफेक्ट देती है, कॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट नहीं देती है, ये भी गलत हो गया। है रीजन रीनल वेजो डायलेटरी इफेक्ट, ये बिल्कुल सही बात है। डोपामिन जो दवाई होती है उसका रीनल वेजो डायलेटरी इफेक्ट होता है ना। तो डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये शॉक के मैनेजमेंट के दौरान डोपामिन को प्रीफर करते हैं, इसका मोस्ट कॉमन रीजन है ये रीनल वेजो डायलेशन करता है, जिसकी वजह से किडनी को पास ब्लड ज्यादा छनता है, तो यूरिन अच्छा बनता है कि नहीं है। तो अगर रीनल वेजो डायलेटरी इफेक्ट होगा तो अच्छा ब्लड जाएगा, तो अच्छा छनेगा, तो यूरिन अच्छा बनेगा, और ये इंपॉर्टेंट बात रहती है इस समय पेशेंट के लिए, है ना। तो यहाँ पे रीनल वेजोडाइलेटरी इफेक्ट देने वाली ड्रग कौन सी है, डोपामिन। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। द इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन डिक्लाइन रैपिडली इन ऑल ऑर्गन एक्सेप्ट, पैरासिम्पैथेटिक ड्रग का इफेक्ट जो है वहां पे देखने को मिल रहा है, जो इफेक्ट है वो किसका देख रहे हो आप, पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन के ऊपर, ड्रग का, ड्रग का इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ द ड्रग किसके ऊपर, पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन के ऊपर। डिक्लाइन रैपिडली इन ऑल ऑर्गन, है ना, सारे ऑर्गन में डिक्लाइन करते हैं, एक को छोड़ के। आई, हार्ट, स्मूथ मसल, ऑर्गन एंड ग्लैंड्स, चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए, चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन डिक्लाइन रैपिडली इन ऑल ऑर्गन एक्सेप्ट, एक को छोड़ के बाकी सब के अंदर पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन, है ना, एक को छोड़ के बाकी सब में पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन डिक्लाइन कर रही है कोई ड्रग, है ना, पैरासिम्पैथेटिक ऊपर किसी ड्रग का काम हुआ और उसके फंक्शन को डिक्लाइन कर रही है, एक को छोड़ के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की बिल्कुल सही कोशिश की है। देखिए अगर आपका जवाब ग्लैंड है तो ये खोटा जवाब है, क्योंकि इसके ऊपर पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट कंटिन्यू रहता है। स्मूथ मसल और ऑर्गन आपने बोला तो ये भी गलत जवाब है, यहाँ पे भी रहेगा। और हार्ट अगर आपने यहाँ पे बोला है पैरासिम्पैथेटिक डिक्लाइन रैपिडली, तो ये भी करेक्ट आंसर है, क्योंकि इससे होता है, इसलिए ये भी एक्सेप्ट में नहीं आएगा। तो हार्ट, स्मूथ मसल, ऑर्गन और ग्लैंड, ये तो एक ही जो है तरह का इफेक्ट देते हैं। ये ड्रग के इफेक्ट की वजह से पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन इसके अंदर रैपिडली डिक्लाइन होते हैं। लेकिन एक जो चीज है वो है आई, आई के अंदर पैरासिम्पैथेटिक डिक्लाइन से आई को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी कोई न्यूरोलॉजिकल एलिमेंट नहीं हो, जब भी उस नर्व की इंजुरी नहीं हो जाए जो कि आई बॉल के मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं, तब तक उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो इंजुरी यहाँ पे है नहीं, यहाँ तो ड्रग जो है पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन का इफेक्ट हुआ और रैपिडली डिक्लाइन हो रहा है, एक को छोड़ के, तो बाकी सब डिक्लाइन हो रहे हैं, बाकी सब के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, हार्ट, स्मूथ मसल, ग्लैंड। लेकिन आई जो है वो उसके अंदर चेंजेस देखने को नहीं मिलते। इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमन विद इन 12 वीक्स इज द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को 12 वीक से पहले पहले रजिस्टर्ड करने की, उसको रजिस्टर्ड करने की जो है के लिए, रजिस्टर करने के लिए जो है प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है,
है ना, कौन वो रजिस्ट्रेशन का काम करेंगे? आशा, ग्राम सेविका, एएनएम और एडब्ल्यूडब्ल्यू। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमन विद इन 12 वीक इज द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। फटाफट से जवाब लिखिएगा, बहुत ही बढ़िया। कई सारे लोगों ने जवाब लिखा है और सही भी लिखा है, और उन्होंने आशा को फुल फॉर्म के साथ में भी लिखा है। आशा इज द करेक्ट वन, है ना। जो प्रेग्नेंट वुमन है उसको फर्स्ट 12 वीक के अंदर प्राइमरी रजिस्ट्रेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? आशा की। फुल फॉर्म है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आशा। इंपॉर्टेंट पर्सोनेल, 1000 की पॉपुलेशन पे इसको स्टेबलाइज किया जाता है, और इसकी पहली प्रायोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी है प्रेग्नेंट वुमन के लिए कि उसको अर्ली रजिस्ट्रेशन करे। ये इंपॉर्टेंट बात है। ग्राम सेविका और एएनएम और एडब्ल्यूडब्ल्यू जो है ये सहायक लोग हैं। तो आप इसको इंपॉर्टेंट ध्यान रखें कि इनका प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आशा का प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आशा। वेरी गुड, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। ट्रांसपोर्ट होस्ट इज वन विच। ट्रांसपोर्ट होस्ट किसको कहते हैं? क्वेश्चन ने पूछा ट्रांसपोर्ट होस्ट जो है वो इन सब में सब है, ए को छोड़ के। समझ लो बात को। ट्रांसपोर्ट होस्ट सारी है, ए को छोड़ के। पहला है पैरासाइट पासेज इट्स सेक्सुअल स्टेज। सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है पैरासाइट रिमेन एसेक्सुअल। थर्ड है ऑर्गेनिज्म रिमेन अलाइव बट डज नॉट अंडरगो डेवलपमेंट। और लास्ट है लाइफ साइकिल इज नॉट कंप्लीटेड। ट्रांसपोर्ट होस्ट कौन सा है इनमें से? पैरासाइट पासेज सेक्सुअल स्टेज, पैरासाइट रिमेन एसेक्सुअल, ऑर्गेनिज्म रिमेन alive but does not undergo development, or life cycle is not completed. Which is the correct one? Which is the correct one? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने ठीक से जवाब देने की कोशिश की है। ट्रांसपोर्ट होस्ट जो है ना, ट्रांसपोर्ट होस्ट जो है वो कौन सा है? तो जवाब है ऑर्गेनिज्म रिमेन अलाइव बट डज नॉट अंडरगो डेवलपमेंट। ट्रांसपोर्ट होस्ट किसको कहते हैं? ट्रांसपोर्ट होस्ट क्या होता है? जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो रिमेन अलाइव, जिंदा रहती है, बट डज नॉट अंडरगो डेवलपमेंट। दिस इज द करेक्ट वन, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए पैरासाइट पासेज इट्स सेक्सुअल स्टेज, रिमेन एसेक्सुअल, और लाइफ साइकिल इज नॉट कंप्लीटेड, ये तीनों बातें जो है यहाँ पे खोटे जवाब है। सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश की है। वेरी गुड, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन बर्ड पॉपुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्ड पॉपुलेशन में कोई डिजीज का आउटब्रेक हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? एपिडेमिक, एंडेमिक, एपोर्निथिक या सॉरी इपोर्निथिक या जूनोसिस। सडन आउटब्रेक हो जाए डिजीज का बर्ड पॉपुलेशन में क्या कहलाएगा? इंडिविजुअल में अपने अंदर हो जाए तो इसको एंडेमिक कह देते हैं हम, सडन आउटब्रेक। लेकिन बर्ड पॉपुलेशन के लिए एंडेमिक वर्ड काम में ले लेंगे। बर्ड पॉपुलेशन का अगर सडन आउट कोई डिजीज बर्ड पॉपुलेशन में सडन आउटब्रेक हो जाती है तो उसको हम एपोर्थिनिक के नाम से जानते हैं। एंडेमिक, एंडेमिक, एपिडेमिक और स्पोर्डेनिक और जूनोसिस, ये सब टर्मिनोलॉजी जो है प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर पढ़े हुए हैं, तो आप उनको जरूर प्रीफर करें। प्लेलिस्ट के अंदर से आपको वो मिलेंगे, तो वो आप पढ़ सकते हैं वहां पे कि इन वर्ड का मतलब क्या होता है। यहाँ पे बर्ड पॉपुलेशन में किसी डिजीज का आउटब्रेक होना एपोर्निथिक के नाम से जाना जाता है। सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए, बी और डी जो है वो तीनों ही खोटे जवाब है। सी आंसर है एपोर्निथिक इज द करेक्ट वन, सी इज द करेक्ट वन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट, चैन ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ मलेरिया इज, क्वेश्चन ने क्या पूछा है? मलेरिया जो मॉस्किटो बाइट से होने वाली बीमारी है उसकी स्प्रेड होने की चैन क्या रहती है? चैन ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ मलेरिया क्या रहेगी? मैन ऑर्थोपोड मैन, मैमल बर्ड मैन, मैन पिग मैन, बर्ड ऑर्थोपोड मैन। मलेरिया की स्प्रेडिंग की चैन क्या रहेगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मलेरिया की स्प्रेडिंग की चैन क्या रहेगी? मैन ऑर्थोपोड मैन, मैमल बर्ड मैन, मैन पिग मैन, बर्ड ऑर्थोपोड मैन। देखिएगा मलेरिया की स्प्रेडिंग की जो चैन है उस चैन के अंदर बर्ड नहीं आते, इंक्लूड नहीं है, पिग नहीं आते, इंक्लूड नहीं है कि नहीं है?
तो सी और डी तो खोटे हो गए। अब फर्स्ट ऑप्शन है मैन ऑर्थोपोड मैन और सेकंड है मैमल बर्ड मैन, तो मैमल बर्ड मैन जो है वो सही नहीं है। समझ रहे हो बात को, ये मलेरिया के स्प्रेडिंग का तरीका नहीं है। सबसे पहले क्या होगा, किसी मॉस्किटो ने किसी मैन को काटा, है ना, इंडिविजुअल को, मैन को, फिर उसी मैन को वो मॉस्किटो काट के किसी और इंडिविजुअल के अंदर जो है बाइट करे। तो एक मैन को उसने काटा, उसके अंदर जो है सेल का डिवीजन हुआ, मलेरिया का पैरासाइट जो है वो बॉडी के अंदर डेवलप हुआ, फिर वहां से वो उसी मच्छर के अंदर जाता है ऑर्थोपोड वाली जो है वहां पे चीज देखने के लिए, और उसके बाद में मैन के अंदर वापस ये ट्रांसमिट होता है, तब इंडिविजुअल को जाके मलेरिया होता है। जो सीक्वेंस है प्रोसीजर की, वो मैन ऑर्थोपोड मैन रहनी चाहिए। ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी सी और डी जो है वो तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, बीसीजी क्या है ना, बीसीजी कौन सा वैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन और टॉक्सोइड। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी मीजल्स मम्स रूबेला, ये सारे के सारे वैक्सीन क्या कैटेगरी के अंदर आते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश की है। एक्सीलेंट, बिल्कुल बी इज द करेक्ट वन। बीसीजी एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। बीसीजी किल्ड नहीं है, टॉक्सोइड ये नहीं है, और इनएक्टिव वैक्सीन नहीं है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बी। ये वैक्सीन जो है वो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है ना। ये वैक्सीन जो है बीसीजे का जो वैक्सीन है, जन्म के समय लगता है, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट को रोकने में मदद करेगा। ये वैक्सीन जो है टीबी के प्रिवेंशन में, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो है वो ना हो, तो छोटे बच्चे को एट बर्थ लगा दिया जाता है ना, बीसीजे का वैक्सीन। तो ये वैक्सीन लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कहलाता है, और इसमें एंटीजन जो होते हैं वो लाइव कैटेगरी में आते हैं, जो पूरे मरे हुए तो नहीं होते हैं, लेकिन वो इतने खतरनाक नहीं कि कोई डिजीज कर सके, इस तरीके का वैक्सीन प्रिपेयर करते हैं बीसीजी। तो इसमें जो प्रेजेंसी रहती है, बीसीजी किस तरीके का वैक्सीन है, सिंपल पूछा है यहाँ पे, तो जवाब होगा लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए, नेगरी बॉडीज वर फाउंड इन विच डिजीज कंडीशन, कौन सी बीमारी में नेगरी बॉडीज पाई जाती है। नेगरी बॉडीज कौन सी बीमारी में देखने को मिलते हैं, नेगरी बॉडीज, मीजल्स, रूबीज, रूबेला, पर्टुसिस। नेगरी बॉडी मीजल्स में देखने को मिलेगी, रेबीज में, रूबेला में, पर्टुसिस में। फटाफट से जवाब लिखिएगा। नेगरी बॉडी, मीजल्स, रेबीज, रूबेला, पर्टुसिस। नेगरी बॉडी, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। नेगरी बॉडी जो है वो डॉग बाइट की वजह से होती है। रेबीज ये बीमारी है जिसमें नेगरी बॉडी जो है उसका प्रेजेंसी रहेगी। तो रेबीज यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। नेग्रो बॉडी जो है वो वर फाउंड इन विच डिजीज कंडीशन, यही पूछना था, कौन सी बीमारी में ये सही रहेगा, है ना। नेगरी बॉडीज कौन सी बीमारी में, तो रेबीज बीमारी में ये देखने को मिलता है, डॉग बाइट से होती है, हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं इसको, फियर फ्रॉम वाटर, हाइड्रोफोबिया रेबीज में देखने को मिलता है। नेगरी बॉडीज रेबीज के पेशेंट के अंदर प्रेजेंट होती है, और वो कंफर्म करती है रेबीज को। हाइड्रोफोबिया रेबीज का ही दूसरा नाम है। मीजल्स, मम्स और रूबेला, मीजल्स जो है वो रूबियोला वायरस की वजह से होता है ना। थोड़े रैसेज बॉडी के ऊपर बनते हैं। जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज है उसके लिए सेपरेट लेक्चर प्लेलिस्ट के अंदर है, आप उसको जरूर प्रिपेयर करें, वहां पे आपको सब चीजें मिलेगी। मीजल्स, रेबीज, रूबेला और पर्टोसिस, तो यहाँ रेबीज था, मीजल्स हमने बोला वायरल डिजीज से होता है, रूबियोला से। रूबेला जर्मन मीजल्स कोज करता है, और पर्टोसिस डिप्थीरिया, पर्टोसिस और टिटनस जो होता है। पर्टोसिस जो होता है उसमें ब्रोंकाइटिस, ब्रोंक्योलाइटिस, कॉफ वगैरह ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी बनेगा, रेबीज। नेगरी बॉडी का संबंध रेबीज से, और हाइड्रोफोबिया रेबीज का ही दूसरा नाम है। तो करेक्ट आंसर है बी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट, एज पर आरसीएच द फर्स्ट रेफरल यूनिट इज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जो आरसीएच है, उसके आरसीएच के अकॉर्डिंग फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन सा है, फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन सा है अकॉर्डिंग टू द आरसीएच, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। आरसीएच के अकॉर्डिंग फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन सा है,
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, पीएचसी, सीएचसी और सब सेंटर। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए, विच इज द करेक्ट वन? वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। फर्स्ट अप्रैल यूनिट जो है हम बोलते हैं सीएचसी को। फर्स्ट अप्रैल यूनिट क्या होता है? सीएचसी, है ना। इट्स नॉट पीएचसी, इट्स नॉट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इट्स नॉट सब सेंटर। सीएचसी जो है वो फर्स्ट रेफरल यूनिट कहलाता है, सीएचसी। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल जवाब देने की कोशिश की है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी कंसेप्चुअल एमसीक्यू आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े। होप सो वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और एग्जाम से पहले खुद को बिल्डअप कॉन्फिडेंस के साथ में आराम से जो है आप पेपर को हैंडल करें। इसी तरीके के क्वेश्चन जो पिछले वीक भर से हम पढ़ते आ रहे हैं, उसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इजी ट्रिकी क्वेश्चन होंगे वहां पे, सोचे समझे क्वेश्चन को पढ़े, ऑप्शन को पढ़े, ढंग से पढ़े, और फिर एग्जाम जो है वो देने की कोशिश करें, तो सफलता डेफिनेटली आपको मिलेगी, और जो आप चाहते हैं वो वाली सफलता मिलेगी। पर इसके लिए मेहनत जो है इंपॉर्टेंट है, और मेहनत अगर आप करते रहेंगे तो किसी ने ठीक ही कहा है कि कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। तो ये सब करने के लिए आपकी रोज की मेहनत वहां पे लगेगी, डेफिनेटली आप जिंदगी में बहुत अच्छा कर जाएंगे। तो मिलते हैं दोबारा एक नई एनर्जी, नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।